आजाद ताइवान की कल्पना खतरे में पड़ सकती है। इसको विस्तार से समझने के लिए हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टडीज के अध्यापक डॉक्टर स्वर्ण सिंह से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। पहली बात तो ये कि केएमटी को प्रो चाइना कहना थोड़ा सा शायद ठीक नहीं होगा। वो चीन पर उनका रवैया थोड़ा नरम है कह सकते हैं। और वो चीन के नेताओं से, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से बातचीत करते हैं, वहां जाते हैं। जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है उसका थोड़ा सा रुख आक्रामक है, तो ये इतना सा फर्क है। दूसरी बात जो इतिहास की आपने कही कि किस तरह से वो आपस में दुश्मन थे, तो किस तरह से आपस में नरमी रिश्तों में किस तरह से आई। पहली बात तो ये कि 1937 के आसपास, 1930 और 40 के दशक में एक यूनाइटेड फ्रंट बना था जिसमें कुओमिंतांग और कम्युनिस्ट पार्टी ने मिलकर जापान का सामना करने की कोशिश की थी। उस वक्त जापान पूरा आक्रामक था। जापान ने काफी हिस्सा हथिया भी लिया था चीन का, वहां एक पपेट गवर्नमेंट भी बिठा दी थी। तो उस वक्त भी एक यूनाइटेड फ्रंट बना था। तो केएमटी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उस वक्त भी इकट्ठे आए थे। हाँ, ये बात है कि बाद में जब कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना एक अलग से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना स्थापित किया, तो ये कुओमिंतांग के लोग जो थे वो फारामोसा आइलैंड पे, जिसको आज ताइवान कहते हैं, वहां चले गए। तो अलग अलग उनका रुझान हो गया। शुरू में नेता जो कुओमिंतांग के थे वो अपना क्लेम जतलाते थे, और जैसे मैंने कहा कि चियांग काई शेक और उनके बेटे चियांग चिंको के बाद जब इंडिजिनस लोकल लोगों ने नेतृत्व संभाला केएमटी का, तो उनका रवैया थोड़ा सा बदला। और खासकर जब लोकतंत्र वहां आया 1995 के बाद, तो लोकतंत्र के चलते पूरा जो ध्यान था वो इस पर केंद्रित हुआ कि किस तरह से ताइवान का विकास हो, वहां लोगों को सक्षम बनाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा लोगों से, देशों से रिश्ते बनाए जाएं। तो जो केवल एकमात्र ध्यान कम्युनिस्ट चीन की पूरी भूमि को हथियाने का था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। और अपने आप में अपने ताइवान राष्ट्र को किस तरह से बनाए रखना है, चीन के प्रभाव से कैसे बचना है, इसमें बदलाव लोकतंत्र के नजरिए से आया। और खासकर इसलिए भी क्योंकि चीन आज जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, प्रभावशाली देश है। बड़े जितने राष्ट्र हैं वो सीधा चीन, कम्युनिस्ट चीन से अपने रिश्ते बना चुके हैं, वन चाइना की सब बात करते हैं। तो इसलिए भी जो ताइवान का रुझान है वो थोड़ा सा ये है कि वापिस वन चाइना की जो सोच थी वो अब उतनी ज्यादा प्रभावी नहीं है, बल्कि ये कोशिश है किस तरह से ताइवान अपना एक लोकतांत्रिक जो उनकी व्यवस्था है वो किस तरह से बनी रहे, और कैसे वो अपने लोगों को विकास और सुरक्षा मुहैया करा सके, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव के सामने। और खासकर इसलिए कि चीन हमेशा से उसको अपना एक प्रांत मानता है, और उसकी हमेशा कोशिश रहेगी कि किस तरह से ताइवान को कम्युनिस्ट चाइना में जोड़ा जाए। हालांकि युद्ध नहीं करना चाहता, पर युद्ध को रूल आउट नहीं करते हैं कम्युनिस्ट चाइना के जो नेता है। यदि ऐसी हालात हुए कि युद्ध करना पड़ा तो युद्ध भी होगा। तो इस सब माहौल में आप देखें कि ताइवान की पूरा ध्यान अपने विकास सुरक्षा पर चला जाए, बजाय कि कम्युनिस्ट चाइना से अपनी भूमि वापस लेने। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी डीपीपी और कुओमिंतांग पार्टी केएमटी की पॉलिटिक्स में क्या अंतर है? कुओमिंतांग तो बहुत पुरानी एक पॉलिटिकल पार्टी है। 1927 में एशिया में शायद सबसे पहला जो रिपब्लिक था वो कुओमिंतांग ने मेनलैंड चाइना में तैयार किया था। फिर जब कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव बढ़ा, उन्होंने अपने आप को लिबरेट किया चीन को, तो फिर ये कुओमिंतांग जो पार्टी थी, जिसको नेशनलिस्ट पार्टी भी अंग्रेजी में कहते हैं, वो ताइवान चली गई और वहां तब से बनी हुई है। पर शुरू में कुओमिंतांग के दो बड़े नेता चियांग काई शेक और उसके बाद उनके पुत्र चियांग चिंकुओ, जब तक ये राष्ट्र नेता बने रहे तो कुओमिंतांग एक तरह से पारिवारिक की पार्टी, परिवार की पार्टी बनकर रह गई थी। पर 1988 में जब चियांग चिंकुओ का देहांत हुआ, तो उसके बाद पहली बार ये जो चीन से आए लोग थे उनका नहीं, बल्कि जो लोकल इंडिजिनस जो लोग थे उनका प्रभाव कुओमिंतांग में बढ़ा। और धीरे धीरे आपने देखा कि 90 के शुरुआत में, 1990-92 में एक ली तंग हुई नाम के नेता उभर कर सामने आए जो इंडिजिनस थे। और 1995 में पहली बार एक लोकतांत्रिक चुनाव हुए राष्ट्रपति के। और चीन के इतिहास में, क्योंकि चीन बहुत पुराना देश है एक तरह से, पहली बार राष्ट्रपति के सीधे चुनाव हो रहे थे। उसको लेकर काफी इतना तनाव भी हुआ उस वक्त। और तब से लेकर कुओमिंतांग
के साथ साथ एक नई पॉलिटिकल पार्टी जो आपने जिक्र किया, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, उसका गठन हुआ और वो भी उसके मुकाबले में सामने आई और उसका रुख अपने आजादी को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर थोड़ा ज्यादा आक्रामक है कुओमिंतांग के मुकाबले में। कुओमिंतांग के नेता आज चीन, जो कम्युनिस्ट चीन है, उसको वापस लेने की बात आज नहीं करते हैं वो। तो शायद वो दो अलग अलग चीन बने रहे इस पर वो बात करते हैं आज। तो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी जो है वो, उसके नेता कभी कभी खुलकर नहीं, पर कभी कभी वो बात करते हैं कि देश अपना अलग होना चाहिए, आजाद होना चाहिए, चीन के प्रभाव में नहीं होना चाहिए। चीन का प्रभाव क्यों है? हाल ही में जो, जैसे डीपीपी के जो उपराष्ट्रपति जो अब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, मिस्टर लाओ, उन्होंने अपने एक टिप्पणी में ये कहा था अखबारों में कि जब राष्ट्रपति के खुले चुनाव हो रहे हैं ताइवान में, तो इसको आजाद देश क्यों नहीं माना जाए। हालांकि उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि चीन से वार्तालाप करना चाहेंगे। चीन ने अपना रुख कड़ा दिखाया कि वो उनसे बात नहीं करेंगे। तो ये दो पार्टी अब हैं, उनके मोटे तौर पे 8 साल का एक दौर चलता है। तो अब जो है वो साई इंगवन वहां की राष्ट्रपति हैं, वो डीपीपी की हैं, उनका ये दूसरा कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उससे पहले ठीक उसी तरह से केएमटी के राष्ट्रपति थे 8 साल तक। माना जाता है कि केएमटी के लीडर जो है, उनका रुझान चीन के प्रति थोड़ा सा नरम है और उनसे बातचीत करना चाहते हैं, बीजिंग जाकर बात करते हैं। डीपीपी के नेता शायद इस तरह से अभी तक नहीं करते हैं। इस बार रुझान भी ऐसा कहा जा रहा है कि शायद केएमटी फिर, मैंने जैसे कहा कि 8 साल का साइकिल है, तो क्योंकि डीपीपी के 8 वर्ष इस बार खत्म हो रहे हैं, तो शायद केएमटी का कोई नेता चुनकर अपने सामने राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा है। तो ये जाहिर है कि लोकतंत्र आने से पूरा जो राजनीतिक वातावरण है, जो बात है, जो बहस है, उसके तौर तरीके बदल जाते हैं। इसको लेकर भी थोड़ा चीन को परेशानी रहती है कि खासकर जो बड़ी शक्तियां अमेरिका है, वो ताइवान को एक लोकतंत्र के नजरिए से सामने रखना चाहते हैं। शायद इशारे से ही कहना चाहते हैं कि जो कम्युनिस्ट चीन है वो लोकतंत्र नहीं है। तो इसलिए भी चीन को थोड़ा सा ये लोकतांत्रिक चुनावों को लेकर थोड़ा सा एक तरह से चौकस रहना की एक तरह से धारणा बनी हुई है। ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में चीन का मुद्दा टॉप पर क्यों रहता है? ताइवान की राजनीति में और खासकर उनके लोकतांत्रिक चुनावों में चीन और चीन से रिश्ते जो हैं वो हमेशा से सबसे बड़ा मुद्दा बनकर रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो कम्युनिस्ट चीन है वो ताइवान को राष्ट्र मानता ही नहीं है, वो उसको अपना एक प्रांत मानता है। तो एक तरह से उनके बने रहने के लिए ही चीन से रिश्ते बहुत अहम हो जाते हैं। इसलिए चीन से कैसे तालमेल बनाना है, इसको लेकर हमेशा बहुत ज्यादा एक तरह से गर्मजोशी से बात होती है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां। ठीक वैसे ही इस बार भी चुनाव में जाहिर है कि चीन से कैसे रिश्ते होंगे, चीन का क्या प्रभाव है ताइवान के ऊपर, चीन किस तरह से प्रभावित करता है वहां के चुनावों को, इसको लेकर लगातार बहस बनी हुई है और बनी रहेगी जब तक इलेक्शन होता है। क्योंकि ताइवान का राष्ट्र बने रहना, उस पर सवालिया चीन लगाता है। और क्योंकि चीन पिछले 4 दशकों में बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली बन गया है, इसलिए उसका प्रभाव भी ताइवान के ऊपर बढ़ा है। और आप देखें कि पिछले कुछ दशकों में केवल 14 ऐसे छोटे देश रह गए हैं जो ताइवान को आज एक संप्रभुता वाला राष्ट्र मानते हैं। पूरा विश्व जो है वो कम्युनिस्ट चीन को ही चीन मानता है। इसलिए जाहिर है कि लोकतांत्रिक चुनावों में चीन से रिश्ते, मतलब मेनलैंड चाइना से, कम्युनिस्ट चाइना से ताइवान के रिश्ते कैसे होंगे, इस पर लगातार अलग अलग रुख सामने आते हैं, अलग अलग पार्टीज के, उनके लीडर्स के। ताइवान के चुनाव में अमेरिका इतनी दिलचस्पी क्यों लेता है? वहां की उथल पुथल का बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ता है? अमेरिका का सीधा रिश्ता कुओमिंतांग से है। कुओमिंतांग दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के साथ मिलकर उस युद्ध में शामिल हुआ था। तो उसके बाद जब कुओमिंतांग ताइवान में चला गया, तो 70 के दशक तक अमेरिका और उसके जितने साथी देश थे, ब्रिटेन को छोड़कर सभी ताइवान को ही चाइना मानते थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ में और सुरक्षा परिषद में वहां
ताइवान को ही वो सीट मिली हुई थी जो परमानेंट फाइव जिसको हम कहते हैं, स्थायी सदस्यता जो सुरक्षा परिषद की है। ये 70 के दशक में बदलाव आया कि जब अमेरिका को लगा कि अब कम्युनिस्ट चाइना से उनको सीधी बात करनी चाहिए, उससे अपने रिश्ते बनाने चाहिए। और उसमें बड़ा दिलचस्प ये हुआ कि अमेरिका ने जब रिकॉग्नाइज किया कम्युनिस्ट चाइना को, तो उन्होंने ये कहा कि हम एक्नॉलेज करते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं करते। इंग्लिश भाषा में जो उस वक्त जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुई थी, उसमें चीनी वर्जन में ये भी कह दिया गया कि रिकॉग्नाइज करते हैं, पर बाद में अमेरिका ने कहा हम केवल इंग्लिश वाले जॉइंट स्टेटमेंट को मानते हैं, जिसमें अमेरिका केवल एक्नॉलेज करता है कि चीन की जो संप्रभुता है वो कम्युनिस्ट चाइना के पास है और ताइवान उसका हिस्सा है, पर ताइवान पर उसकी संप्रभुता है ये भी नहीं मानता है। तो ये थोड़ा सा उसमें अड़चन है। और पिछले 4 या 5 दशकों में क्योंकि चीन बहुत बड़ी शक्ति की तरह से उभरा है, तो आज हम सीधी अमेरिका और चीन के आपसी तनाव, जिसको आप व्यापार और तकनीक का युद्ध भी आप कहते हैं, वो सीधा जो अमेरिका और चीन का आपसी तनाव है उसमें ताइवान एक घटक बन जाता है। तो ताइवान रिलेशंस एक्ट जो बना था 1979 में, वो यही था कि ताइवान की सुरक्षा कराने की जिम्मेदारी होगी अमेरिका की। पर अभी डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने एक नया कानून शुरू किया जो 2022 में वो बनकर आया, ताइवान पॉलिसी एक्ट, जिसमें उन्होंने खासकर 4.5 खरब डॉलर की वित्तीय सहायता देने की बात की और पहली बार ताइवान को नॉन नेटो अलायंस पार्टनर का दर्जा दिया। तो ये जो तनाव सीधा चीन और अमेरिका का है, एक तरह से ये ताइवान उसका एक हिस्सा बन जाता है। तो इसलिए भी कई बार मैं अपने ताइवान के लोगों से मिलता हूं तो बहुत से विशेषज्ञ वहां ये भी कहते हैं कि शायद ताइवान के लोगों को चीन से उतना खतरा नहीं लगता है जितना अमेरिकी जो विशेषज्ञ हैं वो बताना चाहते हैं कि ताइवान को चीन से बहुत खतरा है। तो ये आज जो है वो चीन और अमेरिका का जो तनाव है उसमें ये एक ताइवान हिस्सा बनकर रह गया उसका। इसलिए मुझे लगता है कि अमेरिका का सीधा ये उसमें दखलंदाजी है या दिलचस्पी है कि यहाँ किस तरह से लोकतंत्र का एक जो तौर तरीका है वो बना रहे और हमेशा से लोकतंत्र को सामने रखकर के चीनी लोग भी लोकतंत्र से विकास कर सकते हैं, ये कम्युनिस्ट चाइना के लोगों को दिखाया जाए कि वहां भी लोकतंत्र आना चाहिए। ये सोच अमेरिका की है। तो इसलिए मुझे लगता है इस सोच के चलते और अपना सामरिक जो वर्चस्व है वो बनाने का कोशिश हो रहा उनका इस क्षेत्र में, उसमें भी उनको लगता है कि चीन का प्रभाव हिंद प्रशांत सागर के क्षेत्र में बहुत बढ़ा है, जिसका मतलब है कि अमेरिका का नेतृत्व में कुछ कमी आ सकती है। इसलिए भी ताइवान को हमेशा वो एक तरह से एक मोहरा बनाकर कह सकते हैं कि इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ये तो हो गई ताइवान इलेक्शन की कहानी।